नमस्कार दोस्तों। लद्दाख एक ऐसा इलाका जिसे लोग शांति, आध्यात्म और खूबसूरती की धरती मानते हैं। लेकिन सोचिए उसी धरती पर अचानक 4 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और लेह जैसे शांत शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ता है। यह घटना है 24 सितंबर 2025 की। यह तारीख लद्दाख के इतिहास में हिंसा की सबसे काली रात बन गई और आंदोलन का चेहरा रहे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब देश पूछ रहा है कि आखिर लद्दाख में उस दिन हुआ क्या? क्या यह सिर्फ राज्य का दर्जा मांगने का मामला है या इसके पीछे राजनीति, रणनीति और विदेशी हित भी जुड़े हैं? आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लद्दाख की कहानी नई नहीं है। 1947 से पहले ये एक स्वतंत्र रियासत थी। आजादी के बाद इसे जम्मू कश्मीर में मिला दिया गया। लद्दाखियों का आरोप रहा है कि कश्मीर केंद्रित राजनीति में हमेशा उनकी उपेक्षा हो रही है। 1989 में पहली बार यूटी की मांग हिंसक हुई। पुलिस की फायरिंग में 3 लोग मारे गए। 1995 में लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई। लेकिन दोस्तों 2019 में जब मोदी सरकार आर्टिकल 370 को हटाती है तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन विधानसभा नहीं दी गई। शुरुआत में लोग खुश थे लेकिन जल्द ही निराशा छा गई क्योंकि सारे फैसले दिल्ली से होने लगे और स्थानीय लोग पावरलेस महसूस करने लगे। अभी वर्तमान में लद्दाखियों की मांग क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहली मांग लद्दाखियों की है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे फैसले दिल्ली से आने वाले अफसर लेते हैं, हमसे कोई पूछता ही नहीं। वो चाहते हैं कि उन्हें अपनी चुनी हुई विधानसभा और सरकार चाहिए। उनकी दूसरी मांग है छठी अनुसूची को लेकर। लद्दाख की 97% आबादी एसटी है। बिना सुरक्षा के उन्हें डर है कि कॉरपोरेट और बाहरी लोग उनकी जमीन और संसाधन न हड़प लें। उनकी तीसरी मांग है पब्लिक सर्विस कमीशन की। लद्दाख में बेरोजगारी लगभग 26.5%, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। वह चाहते हैं कि नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिले। और चौथी मांग है 2 लोकसभा सीटें। लेह जो कि बौद्ध बहुल है और कारगिल जो कि मुस्लिम बहुल है। दोनों की समस्या अलग अलग है। लोग कहते हैं कि एक सीट से दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसके लिए 2019 से आंदोलन शुरू हुआ। धरना, रैलियां, अनशन सब शांतिपूर्ण रहे। 2024 सोनम वांगचुक 21 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, सिर्फ नमक और पानी पर। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक बात पहुंचती है लेकिन सरकार टाल मटोल करती है। 10 सितंबर 2025 को 35 दिन की भूख हड़ताल होती है। 23 सितंबर 2025 को 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे गुस्सा भड़क जाता है, लोगों में तनाव हो जाता है। 24 सितंबर 2025 को लेह बंद का आह्वान होता है। हजारों लोग जुटते हैं। रैली बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ती है। पुलिस रोकती है, लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस छोड़ती है, जिससे भीड़ इतनी भड़क जाती है कि आगजनी और पत्थरबाजी की जाती है और पुलिस फायरिंग होती है, जिसमें 4 लोग और 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 25 सितंबर 2025 को पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और दर्जनों गिरफ्तारियां होती हैं। यह 1989 के बाद सबसे बड़ी हिंसा थी। दोस्तों इस आंदोलन के नेतृत्व करता सोनम वांगचुक है कौन? दोस्तों सोनम वांगचुक सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं है, वे एक शिक्षा सुधारक हैं। इन्होंने सेक मॉडल नामक संस्था शुरू की। उन्होंने एक आइस स्तूपा तकनीक बनाई जिससे गांवों के लोगों को गर्मियों में पानी मिलता रहे। इन्हें इनके कार्यों के लिए 2018 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। लेकिन 26 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है और उन पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है, जिससे उन्हें बिना कोर्ट में पेश किए 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अभी उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल में भेजा गया है और उनकी एनजीओ सेकमॉल का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे सरकार का कहना है कि उन्होंने उकसाने वाले बयान दिए हैं, जबकि वांगचुक कहते हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत रहे युवा। बेरोजगारी, पहचान का संकट और उपेक्षा से गुस्से में है। यही वजह है कि इसे जेन जी रिवॉल्यूशन भी कहा जा रहा है। युवाओं की भागीदारी से आंदोलन को ऊर्जा मिल जाती है और आक्रामकता भी। तो यह है कि क्या भारत की नई पीढ़ी अब शांति से मांग करने की बजाय सड़कों पर उतरना पसंद कर रही है? इसके बाद राजनीति गरमा गई। प्रदर्शनकारी कहते हैं सरकार हमें धोखा दे रही है। सोनम वांगचुक कहते हैं मुझे बलि का बकरा बनाया गया। केंद्र सरकार कहती है हिंसा सुनोए जीत थी। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार नाकाम रही और भाजपा इस हिंसा में कांग्रेस का हाथ है बता रही है। यानी हर बड़े आंदोलन की तरह इस आंदोलन में भी वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप होने लगा है, जबकि असल मुद्दा कुछ और ही है। लेकिन इस आंदोलन का एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है। क्या इस आंदोलन में विदेशी रणनीति भी हो सकती है? जैसा कि लद्दाख चीन और पाकिस्तान से जुड़ा है, इसलिए यह बेहद संवेदनशील है। सरकार का आरोप है कि विदेशी फंडिंग से आंदोलन को ताकत मिल रही है। सेक मोल का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना इस दिशा में एक कदम माना जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इसमें कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं, जैसे कि राज्य का दर्जा, 6 शेड्यूल, नौकरियां और प्रतिनिधित्व। इसलिए यह कहना भी मुश्किल है कि यह आंदोलन विदेशी है, लेकिन इतना तय है विदेशी ताकतें अगर चाहें तो असंतोष का फायदा उठा सकती हैं। ये दोस्तों अलग ही अहमियत है। लद्दाख केवल राजनीति नहीं है, भारत की सुरक्षा का सबसे अहम मोर्चा है। चीन के साथ गलवान घाटी की झड़प हमें याद है।
पाकिस्तान की नजदीकी भी लद्दाख को संवेदनशील बनाती है। यहाँ पर अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। यानी कि लद्दाख का आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है। तो दोस्तों आगे क्या रहा हो सकती है? सरकार और आंदोलनकारी नेताओं की बैठक होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि भरोसे की कमी है। संभव समाधान हो सकते हैं LASDC को और शक्ति देना, आर्टिकल 371 जैसे विशेष प्रावधान या 6 शेड्यूल पर गंभीरता से विचार करना। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार और लद्दाख के लोग एक दूसरे पर भरोसा करें। तो दोस्तों लद्दाख का आंदोलन हमें सिखाता है कि अगर जनता की आवाज लंबे समय तक अनसुनी की जाती है तो शांति भी हिंसा में बदल जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, लद्दाख एक सामरिक स्थल है, यानी कि पाकिस्तान और चीन से काफी नजदीक है। तो यहाँ पे केंद्र कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ेगा। आज लद्दाख एक चौराहे पर खड़ा है। क्या सरकार संवाद के द्वारा इसका समाधान निकालेगी या संघर्ष और लंबा खींचेगा? सिर्फ लद्दाख का सवाल नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा का सवाल है। तो एक सवाल दोस्तों आपके लिए, क्या आपको लगता है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और 6 शेड्यूल भी मिलना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।